हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की मैथ। ओके, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की मैथ का चैप्टर 3, जो क्या है, चतुर्भुजों को समझना। क्या है हमारा चैप्टर? चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना। तो अच्छे से समझेंगे हम इस चैप्टर का बेसिक। ओके, तो चतुर्भुज तो आप लोग जानते होंगे किस प्रकार का होता है। जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति कोई भी हो, वो क्या होगी? चतुर्भुज होगी। ठीक है, जैसे ये है, या किसी भी प्रकार की आकृति हो, ये है, ये क्या है? चतुर्भुज होगा। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। और ये क्या, इसमें भी चार भुजा, 1 2 3 4। जहां पर चार भुजा होगी और चार भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होगी, वो क्या होगी? चतुर्भुज ही होगी। ठीक है, तो चतुर्भुज को समझने से पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे जो समतलीय वक्र होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, समतलीय वक्र, समतलीय वक्र क्या होते हैं? समतल क्या होता है? आप लोगों को पता होगा समतल क्या होता है। जैसे ये बोर्ड है, इस पर हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है? एक समतल है। ठीक है, जैसे आप कागज पर डॉट से लिख रहे हो, तो वो कागज क्या होगा? एक समतल होगा। ठीक है, जैसे मैदान है, मैदान में आप खेल रहे हो, तो वो मैदान भी क्या होगा? समतल होगा। ओके, तो आप जो लोग जानते होंगे कि समतल क्या होता है, जानते हैं। ठीक है, जैसे ये बोर्ड क्या है? वो हमारा समतल है। ठीक है, तो समतलीय वक्र क्या होते हैं? तो समतल पर बनाए गए वक्र। समतलीय वक्र मतलब समतल पर बनाए गए वक्र। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा लिखेंगे समतलीय वक्र की। तो समतलीय वक्र कौन से होंगे? ऐसे वक्र जो समतल पर स्थित बिंदुओं को बिना पेंसिल उठाए मिलाने पर जो आकृति बनाई जाती है, समतलीय वक्र कहलाते हैं। तो समतलीय वक्र क्या होते हैं? कि ऐसे वक्र जो समतल पर स्थित बिंदु को बिना पेंसिल उठाए मिलाने पर जो बनाई जाती है, मिलाने पर जो आकृति बनाई जाती है, जो आकृति बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है, समतलीय वक्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई समतल है। ठीक है, ये समतल है और समतल पर बिना पेंसिल उठाए हमने ये आकृति बना दी। ठीक है, तो बिना पेंसिल उठाए समतल पर ये जो हमने आकृति बनाई है, ये क्या कहलाएगी? समतलीय वक्र कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये आकृति बना दी हमने, बिना पेंसिल उठाए जो हमने ये आकृति बनाई है, ये भी क्या होगी? समतलीय वक्र ही होगा। ठीक है, जैसे ये कोई आकृति बना दी, समतल पर बनाई गई आकृति है। ठीक है, बिना पेंसिल उठाए समतल पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर, यहाँ पर ये क्या, बिंदुओं को तो मिलाया है हमने। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने से तो ये आकृति बनती है। ठीक है, तो ये हो गए समतलीय वक्र। अब हम पढ़ेंगे समतलीय वक्रों के प्रकार। तो समतलीय वक्रों के प्रकार। ठीक है, समतलीय वक्रों के प्रकार।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतलीय वक्रों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो समतलीय वक्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले खुला वक्र। खुला वक्र नंबर 1 है ये, ठीक है। 1 नंबर क्या है? खुला वक्र। तो खुला वक्र क्या होता है? जैसे ये क्या है? खुला हुआ है, यहाँ से बंद नहीं है, जो आकृति खुली हुई हो, ठीक है, बंद ना हो, तो खुला वक्र क्या होगा कि समतल पर बनाई गई वह आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? अलग अलग हो। जैसे ये कोई आकृति है, ये आकृति है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहां से हमने इस आकृति को बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है, और इस बिंदु पर हमने क्या किया? इसको खत्म कर दिया। तो मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु अलग है और अंतिम बिंदु क्या है? अलग है। तो खुला वक्र क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु, समतल पर बनाई गई ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? अलग अलग हो। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो क्या होती है? खुला वक्र कहलाती है, ठीक है। तो जो खुला वक्र है इसकी परिभाषा क्या होगी कि समतल पर बनाया गया ऐसा वक्र, समतल पर बनाया गया वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हो, तो वह खुला वक्र कहलाता है। ठीक है। जैसे ये कोई आकृति बनाई हमने, ठीक है। अब ये क्या, यहां से खुली हुई आकृति है, तो ये क्या होगा? खुला वक्र हो। ये वक्र क्या कहलाएगा? खुला वक्र कहलाएगा। तो यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है? यहाँ से हमने इस आकृति को बनाना स्टार्ट किया, तो ये क्या हो गया? इसका प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पर आकर ये आकृति खत्म हो गई, मतलब ये क्या हो गया? इसका अंतिम बिंदु, ठीक है। तो ये जो ऐसी समतल पर बनाई गई ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो? अलग अलग हो, तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? खुला वक्र कहलाती है। जैसे ये कोई आकृति है, तो ये वक्र क्या कहलाएगा? खुला वक्र। इसका ये प्रारंभिक बिंदु अलग है और अंतिम बिंदु अलग है, ठीक है। खुला वक्र क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बंद वक्र। अब नंबर 2 है बंद वक्र। तो बंद वक्र किसे कहते हैं? ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हो, बंद वक्र कहलाता है, ठीक है। आप लोग परिभाषा नोट कर लेना। समतल पर बनाया गया ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही हो, तो इस प्रकार का वक्र क्या कहलाता है? बंद वक्र। बंद वक्र क्या होगा? समतल पर बनाया गया ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही हो, ठीक है। जैसे ये समतल पर कोई आकृति बनाई हमने, ठीक है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट किया हमने बनाना इस आकृति को, और यहीं पर आकर इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आकर खत्म किया, तो मतलब इसका अंतिम बिंदु भी यही है और प्रारंभिक बिंदु भी यही है, ठीक है। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? बंद वक्र कहलाएगी। तो इसी प्रकार जैसे ये आकृति हमने यहां से बनानी स्टार्ट की, ठीक है, और यहीं पर इसको खत्म कर दिया, मतलब यहां से स्टार्ट हुई, यही तो इसका अंतिम बिंदु है।
प्रारंभिक बिंदु यही होगा और अंतिम बिंदु यही होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बंद वक्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हम। तीसरा है साधारण या सरल वक्र। तो साधारण या सरल वक्र क्या होता है? जो वक्र, ऐसा वक्र जो अपने आप को कहीं पर भी ना काटे। ठीक है, तो ऐसा वक्र क्या कहलाता है? साधारण वक्र कहलाता है। जो वक्र समतल पर बनाया गया, आप लोग लिख लेना, ठीक है, डिटेल से, समतल पर बनाया गया जो वक्र अपने आप को कहीं पर भी न काटे, क्या कहलाता है? साधारण या सरल वक्र कहलाता है। साधारण या सरल वक्र कहलाता है। तो साधारण या सरल वक्र क्या होगा? जो अपने आप को कहीं पर भी न काटे, वो क्या होगा? साधारण या सरल वक्र होगा। ठीक है, जैसे ये वक्र बना दिया हम, तो ये अपने आप को कहीं पर भी नहीं काट रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक साधारण वक्र होगा। जैसे कि ये वक्र बनाया हमने, ठीक है, तो ये वक्र भी क्या है? अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटेगा। तो ये क्या हो गए? सभी साधारण वक्र हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई वक्र बनाया हमने, ठीक है, तो ये वक्र क्या है? साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वक्र यहाँ पर ये क्या है? इसका क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये वक्र अपने आप को ही काट रहा है। तो ये वक्र क्या होगा? साधारण वक्र नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो वक्र होंगे वो क्या होंगे? साधारण वक्र नहीं होंगे। जैसे ये वक्र है, ये वक्र है, ठीक है, तो ये वक्र भी क्या है? अपने आप को इस बिंदु पर काट दिया, फिर इस बिंदु पर काट दिया, और ये इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर भी, और इस बिंदु पर। ये वक्र अपने आप को काट रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, तो साधारण या सरल वक्र किस प्रकार के होते हैं? जो वक्र अपने आप को नहीं काटे। ठीक है, तो वो वक्र क्या होते हैं? साधारण या सरल वक्र। जैसे ये वक्र है, तो ये वक्र भी क्या होगा? साधारण वक्र होगा, क्योंकि ये वक्र भी अपने आप को कहीं पर भी नहीं काट रहा। तो ये वक्र क्या होगा? साधारण वक्र होगा। ठीक है, अब नंबर 4 है सरल बंद वक्र। सरल भी होगा और बंद भी होगा। ठीक है, मतलब बंद वक्र क्या होगा? मतलब जिसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही होगा, वो होगा बंद वक्र। सरल होगा मतलब वह अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटेगा। तो सरल बंद वक्र क्या होगा? ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होगा, वह एक ही होगा तथा वह अपने आप को नहीं काटे, सरल बंद वक्र कहलाता है। ठीक है, क्या हो गई? इसकी परिभाषा से भी आप लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा वक्र जिसका बंद वक्र मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही होगा, जहां से हम वक्र बनाना स्टार्ट करेंगे वहीं पर आकर वह उसी पॉइंट पर खत्म होगा। ठीक है, तो ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होगा, ठीक है, तथा वह अपने आप को नहीं काटे,
तो ऐसा सरल बंद वक्र कहलाता है। तो ऐसा वक्र क्या कहलाएगा? सरल बंद वक्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये कोई आकृति है, ये वक्र क्या कहलाएगा? सरल बंद वक्र कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा? जैसे इसको हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, इस वक्र को यहाँ से बनाना हमने स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पर आकर इसका ये खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पर खत्म हुआ, तो ये क्या हो गया? इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हुआ, तो इसका मतलब ये बंद वक्र है। ठीक है, बंद भी है और सरल भी है। सरल क्यों है? कि ये अपने आप को कहीं पर भी नहीं काट रहा, तो ये वक्र क्या हो गया? सरल बंद वक्र कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये वर्त है, ठीक है, तो इसको हमने यहीं से स्टार्ट किया है बनाना और यहीं पर आकर ये खत्म हो गया, इसी पॉइंट पर, मतलब यही पॉइंट है इसका, जो यहीं से तो ये स्टार्ट होगा, यहीं पर खत्म होगा, तो मेन पॉइंट क्या होगा? इनका दोनों का एक ही होगा। ठीक है, उसी बिंदु से स्टार्ट होगा, उसी पर खत्म होगा, तो उसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होगा, और यह आकृति कहीं पर भी अपने आप को नहीं काट रही है, तो ये वक्र क्या है? सरल बंद वक्र है। ठीक है, जैसे ये कोई आकृति है, ये आकृति क्या है? हमने इस बिंदु से इसको बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और इसी बिंदु पर इसको खत्म हो गया ये। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है वो क्या है? एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया बंद वक्र। ठीक है, सरल कैसे है ये? कि एक दूसरे को, ये क्या है? वक्र अपने आप को कहीं नहीं काट रहा है, तो ये सरल व साधारण वक्र हो गया। ठीक है, तो ये बंद वक्र, सरल व बंद वक्र है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज, बहु मतलब बहुत सारे, भुज मतलब भुजाएं, जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। ठीक है, वैसे बहुभुज की यहाँ पर परिभाषा क्या होगी? कि भुजाओं से मिलकर, ऐसा सरल बंद वक्र जो भुजाओं से मिलकर बना होता है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कि ऐसा सरल बंद वक्र जो केवल भुजाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, केवल भुजाओं से मिलकर बना होता है, बहुभुज कहलाता है। क्या कंडीशन होगी बहुभुज की? कि वो भुजाओं से तो मिलकर बना होगा, ठीक है, पर होगा क्या? सरल बंद वक्र होगा, मतलब वो बंद भी होगा और सरल वक्र होगा, यानी उसकी जो वक्र होगा, जो बहुभुज होगा, वो अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटेगा, तो ये क्या होगा? बहुभुज होगा। ठीक है, जैसे ये कोई आकृति है, ठीक है, अब ये क्या है? बहुभुज है। ऐसा सरल बंद वक्र जो केवल भुजाओं से मिलकर बना हो, ठीक है, बहुभुज कहलाता है। सरल बंद वक्र मतलब बंद होगा ये, इसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होगा, और सरल होगा तो मतलब बहुभुज है जो अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटेगा, तो ये बंद भी है और सरल भी है और भुजाओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये सभी क्या है? इसकी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है? पंचभुज है, 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या होगा? बहुभुज होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये कोई वक्र बनाया मैंने, ठीक है, तो ये क्या है? ये बहुभुज है। क्यों है बहुभुज? क्योंकि ये भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, बंद है और सरल है। ठीक है, सरल है, अपने आप को नहीं काट रहा है, और बंद भी है, इसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही है, तो ये क्या होगा? बहुभुज होगा। ओके, जैसे ये भी क्या है? बहुभुज है। ठीक है, ये सभी क्या है? बहुभुज है।
जैसे ये कोई आकृति है, ये कोई आकृति बना, क्या ये बहुभुज है? यह बहुभुज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक नहीं है, ये बंद नहीं है। ठीक है, भुजाओं से तो मिलकर बना है, बट ये बंद नहीं है, खुला वक्र है ये। तो ये क्या होगा? यहाँ पर हमें सरल और बंद वक्र जो होगा वही बहुभुज होगा। ये क्या है? खुला हुआ है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये वर्त बना दिया मैंने, ये वर्त क्या है? एक बहुभुज है क्या? बहुभुज क्या होगा? बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं, तो भुजाओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इसमें तो भुजाएं हैं ही नहीं, इसमें कोई भुजा नहीं है, तो ये क्या होगा? बहुभुज नहीं होगा। तो जो इस प्रकार की आकृति होगी वे सभी आकृतियां क्या होगी? बहुभुज होगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए बहुभुज के बारे में। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, तो भुजाओं या शीर्षों की संख्या, जितनी भुजा होगी उतने ही शीर्ष होंगे। ठीक है, तो ये पहला क्या है? 3 भुजा है। ठीक है, भुजा कितनी है? 3 है। 3 भुजाओं से क्या बनेगा? त्रिभुज। 3 भुजा से कौन सा बहुभुज बनेगा? त्रिभुज। त्रिभुज किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। ठीक है, त्रिभुज मतलब 3 भुजा हो जिसकी। ठीक है, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। तो बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज क्या होगा? त्रिभुज। आ रहा है समझ में? यदि आपको 2 भुजाओं से ये बोल दिया जाए कि बहुभुज बनाओ, तो ये हो गई 2 भुजाएं। तो 2 भुजाओं से तो किसी भी प्रकार का बहुभुज ही नहीं बनेगा। 2 भुजाओं से तो बनेगा ही नहीं बहुभुज। बहुभुज क्या होता है कि जो है सरल बंद वक्र होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बंद नहीं है, खुला हुआ है। बहुभुज क्या होता है? सरल बंद वक्र होता है। तो ये वक्र तो क्या है? खुला हुआ है, बंद भी नहीं है। तो 2 भुजाओं से तो ये वक्र नहीं बनेगा बहुभुज। 2 भुजाओं से कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता। बट 3 भुजाओं से कौन सा बहुभुज बनेगा? त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3, 3 भुजाएं होती है। तो सबसे छोटा जो बहुभुज होगा वो क्या होगा? त्रिभुज। त्रिभुज से छोटा तो कोई बहुभुज बन ही नहीं सकता। ओके, तो ये है त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनता है। उसके बाद है नंबर 4। 4 भुजाओं से, जो 3 भुजा है, भुजाओं या शीर्षों की संख्या, जितनी संख्या भुजाओं की होगी उतनी ही संख्या क्या होगी? शीर्षों की होगी। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं। ठीक है, तो शीर्ष कितने हैं? एक ये रहा, ये रहा और ये रहा। 3 ही भुजाएं हैं, 3 ही शीर्ष है। ठीक है, अब है 4 भुजाओं की संख्या कितनी हो? 4। 4 भुज, 4 भुजाओं से जो मिलकर बनता है वो होता है चतुर्भुज। ठीक है, 4 भुजाओं से जो आकृति बनती है वो क्या होती है? चतुर्भुज होती है। तो चतुर्भुज किस प्रकार का होता है? जैसे ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजा है? 4 भुजा है, तो 4 ही शीर्ष है। इसमें 4 भुजा है और ये 4 क्या है? शीर्ष है। ये सभी क्या है? इसके शीर्ष है। 4 ही भुजा हो गई, 4 ही शीर्ष हो गया। तो 4 भुजाओं से जो आकृति बनेगी वो बहुभुज कौन सा होगा? चतुर्भुज होगा। 3 भुजा से बना हुआ त्रिभुज और 4 भुजाओं से बना हुआ चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार 5 भुजा या 5 शीर्ष, वो क्या होगा? जो 5 भुजाओं से बना होगा वो होगा पंचभुज। ठीक है, 5 भुजाओं से बना हुआ क्या होगा? पंचभुज। अब इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं, 5 ही शीर्ष है। जितनी भुजा होंगी उतने ही शीर्ष होंगे। 3 4 और 5 शीर्ष है, 5 भुजा है, तो ये क्या हो गया? पंचभुज। ठीक है, उसके बाद है 6 भुजा वाला, जो 6 भुजाओं से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? षडभुज। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं, 6 ही शीर्ष है। कितनी भुजा हो गई? 1 2 3 4 5 और 6 भुजा है और शीर्ष कितने हो गए? 3 4 5 और 6 ही शीर्ष है। तो ये क्या हो गया? षडभुज। इसी प्रकार जब 7 भुजाओं से जो
बहुभुज बनेगा वो क्या होगा, सप्त बहुभुज होगा। फिर 8 भुजाओं से जो बहुभुज बनेगा वो अष्ट बहुभुज होगा। ये इस प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। और सबसे जो छोटा बहुभुज होता है वो क्या होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है। आ रहा है आप लोगों को समझ में, क्लियर यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, किसी बहुभुज के, जैसे ये कोई बहुभुज है, चलिए पहले हम परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। किसी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने पर, दो शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है, जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह विकर्ण कहलाता है, ठीक है। परंतु वे दोनों शीर्ष आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों शीर्ष आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये कोई बहुभुज है, ठीक है, और एक ये बहुभुज बना दिया मैंने। तो विकर्ण क्या होता है, ये कोई बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह विकर्ण कहलाता है। ये बहुभुज है, इसके दो शीर्ष मिलाने हैं हमें, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके बहुभुज के शीर्ष होते हैं। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि परंतु वे दोनों शीर्ष आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। आसन शीर्ष कौन से होते हैं, आसन भुजाएं कौन सी होती है, जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, ये दोनों भुजाएं क्या होती है, आसन भुजाएं होती है, ठीक है। जो पास पास होती है वे भुजाएं क्या होती है, आसन भुजाएं होती है। अब ये जो बहुभुज है इसकी ये भुजा इस भुजा की आसन भुजा होगी, ठीक है। आसन शीर्ष कौन से हो गए, एक तो ये शीर्ष हो गया इस भुजा का ये शीर्ष और इस भुजा का ये शीर्ष, तो ये आसन शीर्ष हो गए। तो मतलब हमें ध्यान रखना है, परंतु वे दोनों शीर्ष आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। ये शीर्ष हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। कौन से शीर्ष लेने हैं हमें, एक ये शीर्ष सम्मुख शीर्ष जो होंगे, ठीक है। बहुभुज के जो सम्मुख शीर्ष होंगे आमने सामने, ठीक है। तो सम्मुख शीर्ष कौन से होते हैं, ये शीर्ष इस शीर्ष के सम्मुख है, तो ये जो हमने खींचा है इस शीर्ष से इस शीर्ष तक, ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है। बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। इसी प्रकार इस शीर्ष से हम जो रेखाखंड खींचेंगे तो ये क्या होगा, विकर्ण होगा। मतलब शीर्ष के जो सम्मुख रेखाखंड खींचेंगे वही विकर्ण होगा, ठीक है। इस शीर्ष के सम्मुख ये शीर्ष है, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर आप लोग इसकी परिभाषा ये भी दे सकते हो कि किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार ये कोई बहुभुज है PQRS, इसको O मान लो आप, इसको मान लो आप ABC और D, ठीक है। तो इसका विकर्ण कौन सा हो गया, AC और BD इस बहुभुज के विकर्ण हो गए, ठीक है। इसी प्रकार P बिंदु से हमें विकर्ण खींचना है, ठीक है। तो P बिंदु से हम कौन कौन से विकर्ण खींच सकते हैं, यहाँ पर विकर्ण कौन से होंगे, जो सम्मुख होंगे। तो P के सम्मुख कौन सा बिंदु, अब हम बात करें कि Q पर खींच दे तो Q तो क्या हो गया, इसकी आसन भुजाएं हो गई, ये तो आसन शीर्ष हो गया, तो यहाँ पर हम नहीं खींच सकते। हमें कहाँ खींचना है विकर्ण, शीर्षों सम्मुख, सम्मुख जो शीर्ष है वही, ठीक है। तो P के सम्मुख कौन सा है, R है, सम्मुख शीर्ष है इसका, और P के सम्मुख S भी है, ये भी इसके सम्मुख होगा, ठीक है। अब O को हम विकर्ण नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो इसका आसन शीर्ष है। तो P से कौन कौन से दो विकर्ण खींचे हैं हमने, P से एक तो PR और PS, ओके।
चलिए इसी प्रकार जब ओ से हमें विकर्ण खींचने हैं तो ओ के जो सम्मुख शीर्ष होंगे वही विकर्ण होंगे, ठीक है। तो ओ के सम्मुख कौन से हैं, एक तो क्यू है, ये क्या है ओ के सम्मुख है, एक आर है, ये भी ओ के सम्मुख है, तो ये क्या होंगे विकर्ण होंगे। आ रहा होगा समझ में। अब एस से हमें दो विकर्ण खींचने, तो एस के सम्मुख कौन से हैं, एस के सम्मुख एक तो पी है और एक एस के सम्मुख क्या है क्यू है, तो ये होंगे इसके विकर्ण। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्तल व अवतल बहुभुज, ठीक है। उत्तल व अवतल बहुभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्तल बहुभुज है वो क्या होता है। उत्तल बहुभुज, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। उत्तल बहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसके अंतःकोण 180 डिग्री से कम के हो, वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। क्या होगा उत्तल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके अंतःकोण 180 डिग्री से कम के हो, ठीक है, तो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे ये कोई बहुभुज है, ये कोई बहुभुज है, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके शीर्ष हो गए, मतलब ये कोण है सभी ए बी सी डी ई और अप, ये सभी क्या है इस बहुभुज के कोण हैं, ठीक है। तो ये जो सभी कोण है ये क्या है, अंतःकोण है, अंदर बने हुए। अंतःकोण क्या होते हैं, जो अंदर के कोण होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुभुज जिसके अंतःकोण 180 डिग्री से कम के हो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो ये जो बहुभुज है इसके सभी कोण क्या है 180 डिग्री से कम के हैं, तो यह क्या है उत्तल बहुभुज है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो है बहुभुज ये भी क्या होगा उत्तल बहुभुज होगा, क्योंकि इसके जो कोण हैं ये कोण क्या है 180 डिग्री से कम के हैं, तो यह क्या है उत्तल बहुभुज है, ठीक है। जैसे ये कोई बहुभुज है तो ये भी क्या होगा उत्तल बहुभुज होगा, क्योंकि इसके अंतःकोण क्या है 180 डिग्री से कम के हैं। और उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि जो उत्तल बहुभुज के जो विकर्ण हम खींचते हैं वो विकर्ण क्या होते हैं उसके अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे ए से हमने कोई विकर्ण खींचे हैं, ए से कितने विकर्ण खींच सकते हैं हम, ए के सम्मुख कौन कौन से शीर्ष नजर आ रहे हैं आपको, ए के सम्मुख सी हो गया, ए के सम्मुख डी हो गया, ए के सम्मुख ई हो गया। ए से हम 3 विकर्ण खींच सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार एफ के सम्मुख कौन कौन सी भुजा आपको शीर्ष नजर आ रहे हैं, एफ के सम्मुख बी है, एफ के सम्मुख सी है, एफ के सम्मुख डी है, ठीक है। अब ई के सम्मुख एक तो ए है, ये विकर्ण खींचा हुआ है, एक इसके सम्मुख ई के सम्मुख सी है और इसके सम्मुख बी भी है, तो ये क्या हो गए इसके विकर्ण हो गए, ठीक है। तो इसके जो सभी विकर्ण है वो क्या है बहुभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। उत्तल जो बहुभुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं बहुभुज के अंदर ही स्थित होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये जो बहुभुज है इसके विकर्ण कहाँ होंगे, इसके अंदर स्थित होंगे, ठीक है, बाहर नहीं है, बहिर्भाग में बिल्कुल भी नहीं है इसके विकर्ण, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो उत्तल बहुभुज होते हैं उनके जो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक है। और जो विकर्ण होते हैं उत्तल बहुभुज के वो बहुभुज के अंदर ही स्थित होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज
तो पहले हम परिभाषा नोट करेंगे इसकी कि अवतल बहुभुज कौन सा होता है। ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो वह अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है। उत्तल बहुभुज में क्या था, ऐसा बहुभुज जिसके अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, जितने भी अंतःकोण है वो सभी क्या हो, 180 डिग्री से कम हो। और अवतल क्या है कि ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो। मतलब कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 2 हो, 3 हो, ज्यादा हो सकते हैं, बट एक जरूरी है होना। ठीक है। तो अवतल की परिभाषा क्या होगी, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो वह अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे ये कोई बहुभुज है, ठीक है, ये बहुभुज बना दिया मैंने। ये बहुभुज है, ठीक है, ये क्या है, बहुभुज है। तो ये क्या है, इसका अंतःकोण है। तो यहाँ पर ये अंतःकोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक है कि नहीं। जैसे इसी प्रकार जैसे ये कोई बहुभुज है, ठीक है। अब इसका ये क्या हो गया, अंतःकोण, और ये क्या है, 180 डिग्री से अधिक का है। हम क्या करते हैं, ये कोई रेखाखंड है, ये क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। ये रेखाखंड क्या होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनाया गया कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। अब यदि हम इस रेखा को ऐसे बना दें, ठीक है, तो अब ये जो कोण होगा, अब ये क्या होगा, 180 डिग्री के। जब तक ये रेखा सरल थी, सीधी थी, तब तक यहाँ पर कोण क्या था, 180 डिग्री का। अब हमने इसको झुका दिया तो ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो अंतःकोण है ये क्या है, 180 डिग्री से अधिक है। इसी प्रकार ये अंतःकोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक है। ठीक है। और जो इसके अवतल बहुभुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है। जैसे ये इसका शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। अब इन दोनों शीर्षों को सम्मुख शीर्ष हो गए, इनको मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, बहिर्भाग में हो गया इसका विकर्ण। इसी प्रकार ये क्या है, इसके शीर्ष है। अब इसके हम विकर्ण खींचेंगे इस बहुभुज का, तो विकर्ण कहाँ आएगा, बहिर्भाग में आएगा। तो इसका मतलब जो उत्तल बहुभुज होता है उसमें विकर्ण अंदर ही स्थित होते हैं और उसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम के होते हैं। और अवतल बहुभुज में क्या होता है, अवतल बहुभुज में कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है। और उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। आगे आप लोगों को समझ में क्लियर। यहाँ तक हम पढ़ेंगे सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम, सम तथा विषम बहुभुज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है, पहले परिभाषा नोट कर लें इसकी। ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता है कि ऐसा बहुभुज, सम बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान हो। समबहुभुज कहलाता है।
तो क्या हो गया समबहुभुज की परिभाषा कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण क्या हो समान हो समबहुभुज कहलाता है। जैसे ये क्या है एक त्रिभुज है, ये क्या है समबहुभुज है, ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज किस प्रकार क्या करती है, समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होता है एक समबहुभुज होता है, क्योंकि इसकी समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया होगा त्रिभुज के बारे में, तो ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी क्या होती है तीनों भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है 60 डिग्री का होता है, पता है आप लोगों को। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो समबहुभुज का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होगा एक समबहुभुज होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान हैं और सभी कोण समान है। ठीक है, इसी प्रकार जो वर्ग होता है, वर्ग की क्या होती है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग भी क्या हो गया समबहुभुज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सम त्रिभुज और वर्ग ये क्या होते हैं समबहुभुज होते हैं, इनकी चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और समबाहु जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है समबहुभुज। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होगा कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान न हो। ठीक है, इसमें क्या होगा सभी भुजाएं व सभी कोण समान न हो, तो वह क्या कहलाता है विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो विषम बाहु का एग्जाम्पल क्या होगा विषम बहुभुज का, जैसे ये कोई बहुभुज बना दिया हमने। ठीक है, तो हो सकता है इस बहुभुज की ये दो भुजाएं बराबर हो, बट इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है एक विषम बहुभुज होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोई आयत है, आयत क्या होता है एक विषम बहुभुज होता है। अब विषम बहुभुज क्यों होता है, आयत के तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब आयत के प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री के होते हैं, बट जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर नहीं होती है। आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं तो बराबर नहीं होती। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा आयत में। आयत क्या होगा एक विषम बहुभुज ही होगा, इसके चारों कोण तो बराबर है बट इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो क्या होगी विषम बहुभुज होगी। अब हम पढ़ेंगे कोण योग गुणधर्म। ठीक है, तो कोण योग गुणधर्म। अब हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म को समझेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, ये क्या है एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है चाहे वो किसी भी प्रकार की हो वो क्या होगा चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये एक चतुर्भुज है, इसको नाम दे दिया मैंने PQR और S। ठीक है, अब ये क्या हो गई चतुर्भुज के चारों सिरस हैं, जितनी भुजाएं होगी उतने ही क्या होंगे सिरस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लो कि जो
चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लो साथ साथ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चतुर्भुज में चारों कोण, चार कोण कितने होते हैं चतुर्भुज में, 4 कोण होते हैं। ठीक है, पी क्यू आर और एस, ये क्या है, चतुर्भुज के कोण है 4। अब इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, चतुर्भुज के जो सम्मुख शीर्ष होंगे उनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रेखाखंड खींचा जाएगा, वो रेखाखंड क्या होगा, विकर्ण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज में विकर्ण खींचेंगे। ये हमने पी आर, चतुर्भुज के जो सम्मुख शीर्ष है इनको हमने मिलाया है, तो ये रेखाखंड क्या हो गया, विकर्ण। तो ये हमने विकर्ण खींच दिया। विकर्ण खींचने के बाद चतुर्भुज क्या हो गया, चतुर्भुज के एक तो ऊपर त्रिभुज बन गया और एक ये नीचे त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गए इसमें। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक विकर्ण खींचेंगे। अब जो ऊपर त्रिभुज बना है वो त्रिभुज क्या है, पी एस आर, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम कोणों को नाम देंगे यहाँ पर, ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 और ये कोण 4 और ये है कोण 5 और ये हो गया कोण 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी एस आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी एस आर में, अब इस त्रिभुज में त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म क्या होता है, यहाँ पर तो हम चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो कक्षा है उसमें आपने त्रिभुजों का कोण योग गुणधर्म पढ़ा होगा। वो क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो हम यहाँ पर तीनों त्रिभुज के जो 3 कोण हैं, इस त्रिभुज में 3 कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब इस ऊपर वाले त्रिभुज में 3 कोण है। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री। कारण लिख देना आप लोग, कारण क्या लिखोगे कि त्रिभुज के, या लिख दो त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, या फिर लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। तो जो नीचे वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी क्यू आर, यही होगा। तो आप लिख दो कि त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इस त्रिभुज में कौन कौन से कोण हैं, कोण 6, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, 3 कोण हैं। तो आप लिखो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। कहीं से भी लिख सकते हो कोण का नाम, यहाँ से भी लिख सकते हो, कोण 6, कोण 5, कोण 4, कैसे भी लिखो। ठीक है, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। कारण क्या लिखोगे, वही कारण जो ऊपर लिखा है आपने। ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जो बराबर से राइट साइड की तरफ है उसको राइट साइड की तरफ, और जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड की तरफ जोड़ेंगे। आता है जोड़ना समीकरणों को। चलिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 ये है, इस समीकरण की ये तो राइट साइड है और ये है लेफ्ट साइड। तो पहली समीकरण की लेफ्ट साइड प्लस दूसरी समीकरण की लेफ्ट साइड, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, यानी दायां पक्ष है ये इसका, और ये क्या है, इसका बायां पक्ष है। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ जोड़ेंगे दोनों समीकरणों की। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कोण 1
पहले लेफ्ट साइड को बराबर से इस तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये तो हो गई पहली समीकरण की लेफ्ट साइड। अब दूसरी समीकरण की लेफ्ट साइड, तो प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, दोनों समीकरणों की लेफ्ट साइड जोड़ दी हमने। अब राइट साइड जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहली समीकरण की राइट साइड क्या है 180 डिग्री, प्लस दूसरी समीकरण के राइट साइड में क्या है 180 डिग्री। अब हम जोड़ेंगे तो जो कोण 1 इस त्रिभुज में कोण 1 की जगह आप लिख दो कोण 1, कोण 1 और जो कोण 6 है, जो P बिंदु है इस पर कोण 1 और कोण 6 दो कोण है इस पर, ठीक है। तो दोनों कोणों को आप एक साथ लिख दो, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 6, कोण 1 और कोण 6 P बिंदु पर एक ही बिंदु पर है, तो कोण 1 प्लस कोण 6, तो इनको आप एक साथ लिख दो, ठीक है, ताकि हम बाद में इसको नाम दे सके P। ओके, चलिए अब इसके बाद है 2, कोण 1 और कोण 6 ले लिया हमने, तो प्लस कोण 2 क्या है अकेला S बिंदु पर है, तो प्लस कोण 2 लिख दो। अब उसके बाद है कोण 3, तो कोण 3 और कोण 4 R बिंदु पर दो कोण है 3 और 4, तो इन दोनों को आप एक साथ लिख दो जोड़कर, ठीक है। तो प्लस आएगा कोण 3 प्लस कोण 4, मतलब इन दोनों कोणों को लिख दिया हमने एक साथ। आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर है कोण 5, तो प्लस कोण 5, सभी कोण आ गए बराबर आएगा 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब कोण 1 और प्लस कोण 6, कोण 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बिंदु P, तो यहाँ पर लिख दो कोण P। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण P पर है ये दोनों ही बिंदु, तो मैंने लिख दिया इन दोनों की जगह कोण P। ओके, तो प्लस कोण 2, तो कोण 2 किस बिंदु पर है S पर है, तो इसका नाम क्या है प्लस कोण S। प्लस कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 की जगह हम लिख सकते हैं कोण R, ठीक है। प्लस कोण 5, तो कोण 5 की जगह हम लिख सकते हैं कोण Q, तो ये लिख दिया मैंने कोण Q बराबर 360 डिग्री। अब इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि कोण P प्लस कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर है 360 डिग्री। मतलब सिद्ध हमने क्या सिद्ध किया है कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। बहुभुज के बाहरी कोणों की मापों का योग, जो बहुभुज के बाहर के कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लो साथ साथ कि बहुभुज के बाहरी कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर अब क्या है बहुभुज, जितने भी बहुभुज हो, ठीक है, उनके जो बाहरी कोण होंगे उनके मापों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे ये कोई बहुभुज है, ठीक है, ये क्या है कोई बहुभुज है, ठीक है। तो इस बहुभुज का ये कोण और ये कोण, इसको कोण 1 मान लो, इसको कोण 2 मान लो, फिर ये कोण 3 मान लो इसको आप, और ये है कोण 4, और फिर इसको मान लो आप कोण 5। तो मतलब इसके बाहरी कोण हो गए ये सभी। तो क्या होगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360 डिग्री। यानी इसके जो पांचों कोण है ये क्या है पंचभुज है, 1 2 3 4 और 5, 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ ये क्या है पंचबहुभुज, ठीक है। तो इस बहुभुज के जो बाहरी कोण है इनका योग क्या होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे त्रिभुज है, ये क्या होता है, ये कौन सा बहुभुज हो गया त्रिभुज, 3 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज है, ठीक है। तो ये जो बहुभुज है त्रिभुज, जैसे इस भुजा को हमने बढ़ाया तो ये कोण इसका कोण 1, ठीक है, और ये कोण हो गया इसका 2, बाहरी कोण है ये इसका, और ये कोण हो गया इसका कोण 3। तो इसके भी तीनों कोणों का जो बाहरी कोण है तीनों कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री होगा,
तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा 360 डिग्री। यानी बहुभुज के जो बाहरी कोण होते हैं उन बाहरी कोणों की मापों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, तो आज इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।